हेलो साथियों। साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों आज हम कक्षा 10 का चैप्टर सांख्यिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से कम 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और आसान बहुत है। सिर्फ इसमें डाटा यानी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब पहले ही हमने बोलने लगे आंकड़े क्या है, आपको समझ में आया आंकड़े क्या है, डाटा क्या है, यानी बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो यहाँ इसमें क्या पढ़ना है, आपने कक्षा 9 में भी चैप्टर सेम पढ़े हैं आपने। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? सांख्यिकी। सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी एक प्रकार से ये गणित की एक शाखा है। शाखा मतलब जैसे हम गणित पढ़ते हैं वो शाखाएं, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, वैसे ही ये गणित की एक शाखा ही है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी के अंतर्गत हम करते क्या है? आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। तो जो भी इस सांख्यिकी के अंतर्गत आता है अंकों के रूप में, उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा इसलिए बहुत बार बार आएगा कि निम्न दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्लास 9th में भी यहाँ पर माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात कर रहे थे और कक्षा 10 में भी हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक ही ज्ञात करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना करेंगे। अब माध्य माध्यिका बहुलक गणना करने के लिए हमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पर आज हम टोटली डिस्कस करेंगे किसके बारे में? माध्य के बारे में। पहले आंकड़े क्या है? आंकड़ा जैसे हमें सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं अजम्पशन लगाने के लिए करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है तो इस फंक्शन में बहुत सारे हमारे प्रकार से इतना गेस्ट बुलाएंगे, कितना खर्चा करने हैं, इतना यहाँ बनाना है, इतने भोजन के लिए खर्चा करना है, इतना ये आएगा, इतना ये आएगा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग अजम्पशन लगाकर जो भी कैलकुलेटर डाटा निकालते हैं, यानी जो भी हमारा जो मान आता है उसको हम लोग बोलेंगे आंकड़ा। तो आंकड़े दिए जाएंगे, तो इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन यहाँ सांख्यिकी में किया जाता है। तो यहाँ माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। तो समझ में आ गया कि सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़े क्या है मैंने इसको बताया। अब इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग? पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक। जैसे कि माध्यिका का अलग से नाम होता है, माध्यक भी कहते हैं इसे। इन सब नामों को भी ध्यान देना है, जैसे पूछता है नाम से ही। माध्य को समांतर माध्य कहता है, समांतर माध्य, या तो इसे औसत भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में मीन, मीडियन और इसे मॉड कहते हैं। तो मीन, मान, मीडियन। हमें इस पूरी प्रश्नावली के अंतर्गत 3 चीजों के बारे में अध्ययन करना है। सांख्यिकी के अंतर्गत चाहे माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, बात एक ही है। माध्यिका कहे, माध्यक कहे, बात एक ही है। बहुलक कहे, बात अलग है। वो तो बहुलक अलग है, माध्यिका अलग है, समांतर माध्य अलग है। तो हम आज टोटली डिस्कस करने वाले हैं इसमें एक पार्ट समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भी हमें हमारे पास में 2-3 तरीके हैं, तो उसको तो हम अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य निकालने से पहले हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी आंकड़े आएंगे, आंकड़े किस किस प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं आंकड़े। तो आंकड़े, कुछ आंकड़े आपने देखा है क्लास 9th में जो भी आंकड़े आ रहे थे उनका अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या है? जिनका कोई वर्ग नहीं बना होता, ऐसे बिखरे हुए आंकड़े जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 40 ऐसे कुछ देता है। इनका समांतर माध्य निकालने के लिए कहता है। या तो कुछ और भी ऐसे कलम बनाकर देता है, लेकिन वहां पर कोई वर्ग का प्रयोग नहीं किया था क्लास 9th में। हमें यहाँ पर क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़ों का भी अध्ययन करना है। तो एक हमारे पास आंकड़े कितने हो गए? यानी हमारे पास 2 प्रकार के हैं। एक हमारे पास में जिनको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा को बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा क्या है और ग्रुप डाटा क्या है?
अनग्रुप डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है कि ऐसे आंकड़े जो जिनका कोई भी ग्रुप नहीं बनाया गया, ऐसे बिखरे हुए हैं, 2 4 4 से लिखकर दे दिया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब है कि जिनका वर्ग बनाकर दिया है, 10 से 5, 10 से 5 यानी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे आंकड़े बनाकर देता है। तो हम यहाँ वर्गीकृत आंकड़ा भी पढ़ेंगे और अवर्गीकृत आंकड़ा। हालांकि अवर्गीकृत आंकड़ा क्लास 9 तक ही था, क्लास 9 में यही पढ़े हैं। क्लास 10th में बहुत कम ही देता है, रेयर में एक एक क्वेश्चन एक ही नंबर का बनता है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ ग्रुप डाटा से बनेगा। अवर्गीकृत डाटा क्या है, जैसे लिख रहा है 2 4 8 6 0 3, ये जैसा लिखा है ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है, अवर्गीकृत डाटा है। इनका कहेगा समांतर माध्य ज्ञात करो, तो इनका अवर्गीकृत आंकड़ों का भी समांतर माध्य ज्ञात करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। दूसरा, जैसे कहता है ना कि विद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यहाँ अंक कहेगा और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कहेगा। संख्या को बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता। जैसे कि अंक कितना मिला है, मान लो कि 5 अंक मिला है, कितने कितने बच्चों को मिला है, 2 बच्चों को मिला है। 2 बच्चे जो आए हैं यहाँ पर बच्चों की बारंबारता दिखा रहा है। और मान लो कि 7 अंक आए हैं, 3 लोग आए हैं, 10 अंक 5 लोग आए हैं, 3 अंक 1 विद्यार्थी का आया है। तो इस तरह के आंकड़े को भी हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा ही कहते हैं। तो इनका भी हमें समांतर माध्य निकालना आना चाहिए, इसका भी समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। तो अवर्गीकृत डाटा का समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा, इनका और इनका, और वर्गीकृत डाटा का कैसे निकाला जाएगा। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी हमारे पास डाटा अगर अवर्गीकृत होगा तो हम लोग कैसे उसका समांतर माध्य निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखे गए हैं, इनको हम आंकड़े बोलते हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों को अगर यहाँ पर x1 x2 अगर x3 की बात करें, और ऐसे बहुत सारे आंकड़े आपको दे सकता है, x4 ऐसे डाटा यानी xn तक आंकड़े दे सकता है। फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला और करने के लिए आंकड़ा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य को हमने अभी क्या क्या बताया, इनका नाम क्या है, समांतर माध्य कहें या तो इनको हम लोग माध्य कहते हैं सिंपल, या तो इनका औसत। और चाहे तो आपको यहां तक पढ़ने समांतर माध्य माध्य पढ़ने से समझ में ना आया हो, लेकिन जैसे औसत की बात किए वैसे आपके दिमाग में आ गया औसत कैसे निकाला जाता है। औसत होता है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, यानी जितना पद दिया गया है इन सब पदों को जोड़ लो और जितने पद हैं उनसे भाग करा दो, इसे तो औसत बोलते हैं ना। तो यही हमारा औसत है, इसी माध्य और इसी समांतर माध्य कहते हैं। तो कुल पदों को योगफल बटे कुल पदों की संख्या, जिनको हम कुल पदों को योगफल बोलते हैं, उसको अब यहाँ पर थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है सिग्मा का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। वैसे से समेशन बोलते हैं, समेशन यानी सम, सम का मतलब क्या होता है, योग। योग जहां ये लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है, सिग्मा। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, सिग्मा है, सिग्मा को बोलते हैं समेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है योग, जितने पद दिए सबका योग। तो यहाँ समांतर माध्य को हम लोग जो भी डिनोट करते हैं उसको x बार से डिनोट करते हैं, यानी समांतर माध्य का जो भी फार्मूला बनेगा ये सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल पदों का योग, तो कुल पदों का योग लिख सकते हैं, कुल पदों का योग, और अपान में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अगर हिंदी में ये लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, कुल पदों को हम लोग योग का मतलब जितने पद हैं, यक्ष n पद हैं, यहाँ पर n पद, तो हम लोग क्या करते हैं सिग्मा n, n पदों का योगफल बटे में कुल पदों की संख्या, ये सिग्मा n मतलब जितने पद लिखे हैं। अगर यहाँ पर चाहे तो यहाँ पद हैं यक्ष n है तो यक्ष n पदों का योगफल लिख दें और बटे में n। यानी आपको ये याद रखना है कि कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, यानी समांतर माध्य निकालना है सिग्मा xn, या तो कभी सिग्मा xn दे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, यहाँ पर n। तो ये हमारे पास में आ जाए कुल पदों को योगफल बटे कुल पदों की संख्या। इसका प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत होंगे, चाहे ये आंकड़ा हो चाहे ये आंकड़ा हो। तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, अगर इसको समांतर माध्य निकालें तो कुल पदों का योगफल यहाँ पर 2 + 4 + 8 + 6 + 0 + 3,
और अपान में कुल कितने हमारे पास पद हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 से डिवाइड लगा देंगे, 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20 और 20 3 23 अपान में 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20 और 20 3 23। 6 से डिवाइड लगा लो तो 6 3 18, 18 5 23 दशमलव और 6 8 48। तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास इसका समांतर माध्य कितना आ गया है, इन आंकड़ों का समांतर माध्य आ गया 3.8। आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है, अगर इस तरीके से बिखरे हुए आंकड़े लिखे हैं तो हम इनका कैसे समांतर माध्य निकाल सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों में किसी भी एक पद का मान गायब करके कोई भी x p q दे सकता है और मान पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना है, देखना ध्यान से दिया क्या है कि कुल पद दिया है, कुल पदों को इक्वल करो, बटन कुल पदों संख्या, यहाँ समांतर माध्य रखकर निकालेंगे मान। यहाँ से एक नंबर का अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई पद एक यहाँ पर गायब कर देगा, जैसे यहाँ गायब करके यह लिख देगा तो आपको वहां समांतर माध्य ये दे देगा, आपको इस तरीके से निकालना होगा। तो अब यहाँ पर जब भी हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ा होगा तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर मान लो ऐसे अगर आंकड़े दिए गए हैं तब हमको लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब इसके लिए जो भी हमें याद करना, यानी ध्यान देने वाली बात है, जब हमें इस तरीके से आंकड़े दिए हों, यानी हालांकि इनको वर्गीकृत माना नहीं जाता है, इस तरीके भले लिखे हों, तो इनके जो बारंबारता होता है उसको हमेशा एफ आई से, एफ आई का मतलब है बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। और ये हमारा एक्स आई, आई मतलब क्या है, इन पंक्तियों को बताता है कितनी कौन सी पंक्ति कौन सा स्थान है, I1 I2 I3 I4। जो अंक यहाँ पर दिया है इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला अगर इस तरीके से है तो हमारा समांतर माध्य बनता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, किसका सम, एफ आई इंटू में एक्स आई। अब एफ आई क्या है, बारंबारता, एक्स आई क्या, जो भी यहाँ पर हमारे पास अंक दिए जा रहे हैं ये पहला वाला कॉलम में, और यहाँ पर होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये हर आपको फार्मूले में ये आपको दिखेगा। सिग्मा एफ आई क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का सम है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये है फ्रीक्वेंसी, इनको आप ऐड कर लीजिए तो 2 3 5 5 5 10 एंड 11, यानी जो आ रहा है सिग्मा ऑफ एफ आई ये कितना आ रहा है 11। तो इसको ध्यान, ये तो आ गया है, लेकिन अभी हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आए, फिर सबको जोड़े तो हमारा क्या आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ एक्स आई है, यहाँ एफ आई है, तो हम लोग यहाँ पर एफ आई इंटू में एक्स आई कह सकते हैं इसको, और यहाँ लिख ले। इनका मल्टीप्लाई करो, 5 का 2 में 5 2 नहीं 10, 7 का 3 में 7 3 21, 10 का 5 में 10 पचे 50, और 3 का 1 में 3 का 9 3। हमें यहाँ पर चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई ये है, इनका सम करेंगे तो यहाँ लगाएंगे सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, ये हमारा 50 20 70 80 80 4 84, 50 20 70 80 4 84। अब हमें जब मान आ गया तो हमारे पास रखें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 84 अपान में यहाँ 11, इनसे डिवाइड कराएंगे तो 11 चौक यानी 11 से 77, 11 से 77 77 3 80 4 84, यानी बचेगा 7.0, 11 6 के 66, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई 7.6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो हमने देखा कि अवर्गीकृत आंकड़े जो हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों में या तो आपको इस तरीके दिख सकता है या तो इस तरीके, इनका समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा ध्यान रखें, अभी बहुत सारा हम लोग करने वाले हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा हो गया, हम वर्गीकृत आंकड़े को देखते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े होते कैसे हैं इनको हम बताते हैं, और उनका समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा। यानी हमारे पास में अवर्गीकृत आंकड़े तो अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं हम लोग ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा को बोलते हैं हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी भी बोलते हैं, बारंबारता बंटन बोलेंगे उनको, बार बार ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या है वर्गीकृत बारंबारता और बंटन, ये वही चीजें लिखा है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। तो ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं ग्रुप डाटा में। अब आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये शुरू होता है
कि ग्रुप डाटा का हमें समांतर माध्य पूछेगा। तो भाई समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ये आपके दिमाग में हर बातें रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार नाम को बदल कर पूछ लेता है, तो इसलिए इनको आप ध्यान में रखें। तो औसत भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं, आप पहले हमने अभी समझाया नहीं ये वर्गीकृत आंकड़े होते क्या हैं, समझाते हैं। पहले इनको हल करने की विधियां बताते हैं। हल करने की विधि यहाँ पर पहली है समांतर माध्य ज्ञात करने की, यहाँ पहली है प्रत्यक्ष विधि। इनको हम प्रत्यक्ष विधि के भी नाम जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। दूसरा हमारे पास में है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इनको अभी हम एक एक विधियों को आसानी समझते हैं। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। मेथड। और हमारे पास तीसरी और अंतिम, तीसरी को बोलते हैं हम लोग पग विचलन। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये जितने यहाँ पर लिखे आपको दिख रहे हैं कि यहाँ जितना लिखा है उसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके बारे में समझना है कि प्रत्यक्ष विधि कैसी है, कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर कल्पित माध्य विधि और यहाँ पर पग विचलन विधि, ये किसके हैं, वर्गीकृत आंकड़ा होगा तब। अब हम मान लो कि यहाँ पर हम वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो वर्गीकृत आंकड़े हैं क्या, तो देखिए वर्गीकृत आंकड़े में आपको यहाँ पर वर्ग बनाकर देगा। जैसे 0 से या फिर 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40 और 40 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 60। ऐसे मान लो कि बहुत सारे हमारे पास। अब देखो यहाँ ग्रुप बना रहा है। 10 से 20 का मतलब है 10 से 20 के बीच के लोग और 20 से 30 के बीच के, 20 से 30 के लोग। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली इस तरीके जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर जो आया इसको बोलते हैं क्या हम लोग, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है, इसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और दूसरा जो होगा हमारे पास में यहाँ बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को हम लोग FI से ही डिनोट करेंगे। आप पूरा लॉन्ग नहीं लिखेंगे। मान लो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी दिया रहेगा। एक तो हमारे पास यहाँ डाटा बनाएगा ग्रुपिंग वाला। ग्रुपिंग का मतलब है कि वर्ग अंतराल बना दिखेगा आपको। वर्ग अंतराल जिससे इस तरीके से 10 से 5, 15 से 20, 25 से 30, 30 से 40 ऐसा कुछ बना रहेगा। तो यहाँ पर हमने बना दिया यहाँ से कुछ वर्ग अंतराल। तो अब यहाँ पर जब वर्ग अंतराल बन करके आएगा तो उसको बोलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसका हमें ज्ञात करने के लिए, इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां बताई गई। 3 विधियां बताने की जरूरत क्या है, हर विधि समान होती है, करने के अलग अलग उसके स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपके आंसर जो होते हैं वो सेम मिलते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी, प्रत्यक्ष बता देते तब भी दिक्कत खत्म था, और कल्पित माध्य ही बता देते तब भी दिक्कत खत्म थी, और पग विचलन बताए तब भी खत्म था दिक्कत। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा इनको दिक्कत हो गई भाई कि इनको अलग अलग विधि बतानी पड़ी। हाँ, अलग अलग विधियां बताने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स को आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होता है। स्टेप ही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। जितना फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो तो बात सही है, लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको इनके स्टेप वाइज याद रखना है कि हम प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि में हम लोग क्या करते हैं, और पग विचलन विधि में हम लोग कितना कैसा स्टेप रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले हम लोग यहाँ पर देखा कि ये वर्ग अंतराल होते क्या हैं, यानी ये वर्गीकृत डाटा होता क्या है। अब मान लो कि अगर ये वर्गीकृत डाटा आप समझ गए हैं कि जहां पर वर्ग बना कर दिया जाएगा उसको हम बोलो वर्गीकृत डाटा बोलेंगे, ये जो होता है। अब हम लोग मान लो कि ये हमारा वर्गीकृत डाटा है, इसका हमें अगर निकालना हो 3 विधियां हैं। हम इसी प्रश्न को लेकर के हम तीनों विधि आप लोग को सिखा देंगे इस वीडियो में। तो इसी वीडियो में हम लोग इस तीनों को सिखा देंगे, और सिखाने के बाद हम आपको हर पूरा एक्सरसाइज करा देंगे और एग्जाम्पल करा देंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पर
सारे रूल्स आपको बता दिए जाएंगे। तीनों विधियां हम लोग सीख लेते हैं, फिर आपको चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तीन विधियों में मैं यहाँ पर पहले शुरू कर लेता हूँ। कौन सी? डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि का अभी आपने देखा है। डायरेक्ट विधि को जब भी आप लोग क्या निकालना पड़े, समांतर माध्य, यानी फार्मूला क्या रखना है, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। अभी हमने डायरेक्ट विधि सीखा ही है। यहाँ पर सिग्मा एफ आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला है समांतर माध्य निकालने की डायरेक्ट विधि का। अगर डायरेक्ट विधि का समांतर माध्य निकालना, आंसर समान आएगा, टेंशन नहीं लेने को, एकदम समान आंसर आएगा, ठीक है ना। चाहे इससे करो इससे करो। तो फिर आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करना है। लेकिन ध्यान रहे, यदि एग्जामिनर ने जो विधि कह दिया है उसी विधि से हल करना है। यदि अगर नहीं कहा है तो अपना जो भी विचार होगा वैसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इसने कह दिया कि पग विकलन से करें, तो आपकी मजबूरी है कि आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ध्यान रहे। चलिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि। अभी हमने सीखा था कि एफ आई इंटू एक्स आई निकालना सीखा था, वही तुम्हारी प्रत्यक्ष विधि है। अब यहाँ कहेंगे यहाँ पर कहाँ दिख रहा है एक्स आई, बिना एक्स आई के दिखे कहाँ हम लोग एफ आई को गुणा कर पाएंगे। तो हाँ, अब एक्स आई आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। जब भी वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो वहां से एक्स आई कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि इसके बाद में दिया जाएगा जो भी नंबर वो हमारा बारंबारता होगा। इसके बाद वाला अगला कॉलम आपका बनेगा जो वो बनेगा एक्स आई का ही बनेगा। एक्स आई कैसे निकालता है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, जो एक्स आई होता है उसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, लेकिन जो इनके बीच का अंतर है इसको क्लास साइज कहते हैं। क्लास साइज कहते हैं, वर्ग समूह, क्लास साइज। यानी इसके वर्ग अंतरालों के बीच में कितनी चौड़ाई है इसको एच से डिनोट करते हैं। किससे? एच से। जो यहाँ पर है इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अभी नहीं बता रहे हैं, आगे चल के जहां भी इसकी सकता है वहां बता देंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लें कि यह जो यहाँ पर इनके बीच का अंतर है इसको बोलते हैं क्लास साइज। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालें कैसे, तो ध्यान रखें, जब भी कभी हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने की बात आएगी, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा, इस वाले को बोलते हैं निम्न सीमा। इसको क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। ये हमारी क्या है? निम्न सीमा। इसे बोलते हैं ऊपरी सीमा, निचली सीमा। तो हम लोग जब भी वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो यहाँ ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा, निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। यहां से हमारा एक्स आई को हम लोग जो हम कहते हैं वर्ग चिन्ह वो निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जोड़ोगे 10 और 20, 10 और 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। जोड़ के 30 और 20 का 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। अब आप ध्यान से देखें, इनके बीच का अंतर कितना है? 10। अगर अंतर 10 है तो इसके बीच का अंतर हमेशा 10-10 जोड़ते चले आओ, अपने आप हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर कितना होगा? 15, फिर 25, फिर आ जाएगा 35, फिर 45, फिर आ जाएगा 55। वैसे भी जोड़कर अगर देखोगे इसको तो आने वाला ही 55 है। 6, 5, 11, 110 का आधा 55। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। ये खास बात है, फार्मूला याद रहे, इसके अनुसार आपको ये स्टेप भी याद रहना चाहिए। तो हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई कैसे आ जाएगा, क्योंकि एक्स आई मुझे पता है, और एक कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एफ आई वाला, क्योंकि हमें चाहिए नीचे सिग्मा एफ आई। इसे हमेशा आप लोग नोट करके रखें। एफ आई कितना आ जाएगा? ये 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 15, ये 15 हो गया। यहाँ पर इनको हम नोट करके ऐड कर लेंगे। पहले भी मल्टीप्लाई करना, एफ आई इंटू एक्स आई। कहाँ है एफ आई इंटू एक्स आई? 15 दूनी 30, 25 दिया 75, और ये 35 का नम 35, 45 हो गए, 4 पंचे 20, 2 22, यानी ये हो जाएगा 220। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18, सॉरी 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18। और इस तरीके से ये 5 गुणा का 50 25, और 50 25 2 27। अब हमें इनकी बारी आ गया है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करने का। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का नीचे दिख रहा है, यहां नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम यहां लिख लेंगे, यहां पे दिख रहा है। तो इनको हम 5 गुणा करें 50 25, और 50 25 2 27, 4 गुणा 4 पंचे 20, कैरी 2, 4 चौक 16 2 18। अब इनको सबको ऐड करते हैं, 5 5 10 5 15, और यहाँ 7 8 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 3, 25 3 हमारे पास 28, और 28 1 29, और 1 2 3 3 2 5, ये हो जाएगा 529। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना,
5, 9 और 5, ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर फार्मूले पर रख लेते हैं, फार्मूले पर रखिए और इसका आंसर निकालिए। तो यहाँ पर समांतर मान निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, इसका मान 595 अपान में 15। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 से भाग कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 करना 5, 5 करना 5, 5 9 45। 3 से भाग करोगे 3 तिरिका 9, बचेगा 2, 3 9 27 और बचेगा 2, 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6, ये आ जाएगा हमारे पास में 39.6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो जो हमने यहाँ पर किया है, अगर इसी का हम लोग प्रयोग यहाँ करें कल्पित माध्य में, तो यही सेम आंसर आना चाहिए। तो कैलकुलेशन को अच्छे से करें और देखें आता ही नहीं आता, और पग विचलन को भी ऐसे करेंगे तो आपको आंसर ऐसे आएगा एग्जैक्ट। तो इसे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आगे अपने सेकंड विधि की ओर। अब आइए इसी देते हैं हम लोग, इसी प्रश्न का हम लोग सेकंड विधि देते हैं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या क्या आगे करना है, पहले इसका फार्मूला देख लो। कल्पित माध्य में अगर इस विधि का प्रयोग करके अगर हमें समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ पर आता है a प्लस और सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई नीचे नहीं बदलेगा, ऊपर ही बदलेगा। अब जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे आगे बदलना है। ए क्या है, ए को बोलते हैं कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन, यही है कल्पित माध्य, इसको हमने माना है। और एफ आई इंटू डी आई क्या है, यही डी आई कैसे निकाला जाएगा इसको आपको समझना है। और आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। आई होप ये वाला प्रश्न आपको समझ आया होगा। और कल्पित माध्य विधि हमें चाहिए क्या, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई में ये काम का नहीं है। अब हमें डी आई कैसे निकलेगा ये ध्यान रखना है। ये वाला हमारे काम का नहीं, इसको मिटा देते हैं, हालांकि अब रहने से कोई दिक्कत नहीं होती वैसे भी। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, डी आई। एफ आई तो पता है, डी आई कैसे आएगा, तो आप ध्यान रखें डी आई निकालने के लिए अगला कॉलम यही होता है डी आई। डी आई निकालने के लिए हम लोग एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं। ए क्या है, ए अभी हमने बताया आपको अज्यूम्ड मीन मेथड है। अज्यूम का मतलब होता है खुद मान लेना, कल्पना कर लेना। कल्पना कहाँ से की जाएगी, ये बड़ी खास बात है। कल्पना हमेशा की जाती है वर्ग चिन्ह में से। वर्ग चिन्ह ये है, इसी में किसी को मानना पड़ेगा ए। अब ध्यान रहे, यहाँ तो कितना है, 1 2 3 4 5 ऐसा बताया जाता है, सिखाया जाता है आप सभी को कि ए का मान हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई में से ही। ये बड़ा खास बात है कि ए कहाँ से माना जाए, किसमें गलती कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। तो हमेशा वर्ग चिन्ह में से मानेंगे। किसे मानेंगे, आपकी स्वेच्छा के अनुसार जिसे मानना है उसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्ग चिन्ह में चाहे इसे मान लो ए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे मान लो आप ए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसे मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ बात होती है कैलकुलेशन आपका कम ज्यादा होने की। कैलकुलेशन आपका कम ज्यादा होगा जब आप इसको क्या करोगे, जब बीच में मान लेंगे तो क्या होगा, औसत में रहेगा कैलकुलेशन। इसलिए हमेशा इसे बीच का नंबर माना जाता है। अब यहाँ पर 2 ऊपर 2 नहीं छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए। तो हम यारा आ गया कितना, कल्पित माध्य, ये हमारा क्या है 35। तो ध्यान रहे कि कैसे हम ए किसे मानेंगे, यानी किसको कल्पित माध्य कहेंगे। तो कल्पित माध्य हमेशा वर्ग चिन्ह में से किसी एक को नाम दे दीजिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग 10 जो मन कर दे दीजिए भाई, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन अगर अच्छे से कम करना है तो आप इनमें से बीच कर दीजिए। कोई लोग बोलेंगे अभी 5 ही पद लिखे, क्या ऐसा जरूरी है कि अभी सब रहेगा, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं। 5 ही पद रहेंगे, 6 पद हो जाएगा, 6 पद होगा, बीच में 2 पद आएगा। किसी को आप मान लो ए तब कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मान सकते हैं। इसको ए मान लो, आप इसको मैं ए मान कर लगाओ, सेम आएगा। हमें डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी आई निकालने के लिए हमको एक्स आई में से ए घटाना है। एक्स आई ये है तो 15 में से पहले हम घटाएंगे। देखिए लोग कैसे करते हैं, 15 में से 35 घटाएंगे। 15 में से 35 घटाओ, अब कहें 15 में 35 कहाँ घटता है, हाँ घटता है भाई। मान लो कि 15 में 35 में घटा दो इसको, 5 भाग 0, 3 में से 1 घटाओगे कितना जाएगा 2। अब ये बड़ा जो होता है चिन्ह लगाते हैं, माइनस का 20 है, बस काम खत्म है। तो यहाँ पर घटा लेंगे, कितना आएगा माइनस का 20 है, इसमें घटाओगे तो माइनस का 10 होगा। और 25 में से 25 खुद को घटाओगे 0। देखो हर बार इसको यहाँ से घटाना है, ए में से एक्स आई में से 1 घटा देना है। यहाँ एक बार 15, एक बार 25, एक बार 35 आएगा, फिर 45 आएगा। अब यही चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो इधर आता है वही सेम इधर आता है। इधर माइनस का आता है, इधर प्लस का। लेकिन अब कितना आएगा 10, 45 में से 35 घटाओगे 10 आएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 20।
यहाँ पर ये खास बातें ऐसी होती है, अगर आप बीच में मानोगे तो ऊपर जो आएगा वो माइनस का आएगा, नीचे जो आएगा सेम वही आएगा मानो। अब एफ आई इंटू डी आई आ गया हमारे पास में, इसको हम हटाते हैं। एफ यानी डी आई आ गया है, हमको चाहिए एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई कैसे निकालेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। एफ आई कहाँ है, यहाँ है। डी आई कहाँ है, यहाँ। इनको गुणा कराओ, 20 दूनी माइनस का 40, यहाँ 30, 10 तिहाई माइनस का 30, और इसका गुणा कर दोगे तो 1 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 10 में 40 हो जाएगा, और 5 गुणा 20 में 20 पंचे 100 हो जाएगा। बस इन सबको जोड़ लेना है। अब जोड़ने के लिए क्या, एफ आई इंटू डी आई आपको जोड़ना ही पड़ेगा। दिख रहा है, तो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई अगर निकालना है तो अब जोड़ लो भाई, माइनस का कितना है प्लस कितना है, ये माइनस माइनस जुड़ेगा 40 3 माइनस का 70 होगा, और ये जुड़ेगा 140 हो जाए 140 हो जाएगा। अगर घटाओगे 70 आ जाएगा, और 70 कैसे आएगा, प्लस में आ रहा। अब प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास में सब कुछ आ गया, सिर्फ फार्मूला रखकर इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। बस आपको सारी वैल्यू यहां पर रख देना है। ए का मान कितना, ए का मान 35 है, प्लस यहां पर आ जाएगा कितना, एफ आई इंटू डी आई 70, और ये कितना हो जाएगा 15। इसको भाग कर लो, 15 चौके 60, 15 चौके 60, और बचेगा 10, दशमलव लगा लोगे, 15 छक्के 90। ये 4.6 लिख लीजिए। यहाँ पर 35 प्लस में 4.6, इनको जोड़ोगे दशमलव पहले वाला दशमलव पहले जो होता है, दशमलव बाद वाला 35 4 39.6। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका हमने प्रयोग करके किया था क्या, प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में एकदम सेम आंसर आया था, डिक्टो। और यहाँ हमने किया कल्पित माध्य में भी एकदम सेम आंसर आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर आंसर सबसे समान आएगा, लेकिन आपको हल कैसे करना है वो एग्जामिनर बताएगा। एग्जामिनर कैसे कह रहा है उसके अनुसार हल करना है आपको। लेकिन बनाया क्यों है, एक बात मैं बता दूं कि इनको बनाया क्यों है, इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाया है। प्रत्यक्ष विधि में अभी यही सब बड़े बड़े डाटा देगा, इतना छोटा डाटा नहीं देगा। ये बहुत सारे बड़ा डाटा होगा, यही बड़ा डाटा होगा, तो अब आपको गुणा करने के लिए थोड़ा सी दिक्कत होगी। तब आपको क्या करना है, तो प्रत्यक्ष को हटा करके यहां से हट करके यहां चले आओगे। जितना आप नीचे जाओगे, जिस विधि का प्रयोग करते जाओगे आप, कैलकुलेशन समा कम होता ही जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को कम करने के लिए सारी विधियां बताई गई। ये देखिए ध्यान से, अभी मैंने इसको प्रत्यक्ष विधि किया था, एकदम सेम आंसर मिला था। अब इसे हम एक और विधि हमारे पास बचती है, स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने से पहले इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं क्या है। तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला है समांतर माध्य बराबर, इसी का आगे बढ़ते हैं, ए प्लस रहेगा, लेकिन यहां पर होता है सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई। अब यहाँ पर यू आई का एक बवाल क्या है, यू आई कैसे निकलेगा, यू आया है, आई वाई तो अपना वही है पंक्तियों का, यहाँ नीचे नहीं बदलने वाला है, सिग्मा एफ आई। ध्यान रखें, जितना भी आसान आपको लगता है, आप वहां पर थोड़ी देर हम क्या करने लग जाएंगे, गलती करना लग जाएंगे, क्योंकि कभी इसको जोड़ना है इसको जोड़ना है भूल जाएंगे। तो समांतर माध्य नीचे जुड़ती है हमेशा हमेशा, सॉरी समांतर बारंबारता हमेशा जुड़ती है, तो बारंबारता में से जोड़े। और ऊपर स्टेप के अनुसार जैसे जैसे हमारा रूल्स बदलता है वैसे वैसे इसके स्टेप बदलते जाते हैं। हमें देखना है पग विचलन विधि के। पग विचलन विधि के लिए अब स्टेप क्या होगा, हमको यहां से निकालना पड़ेगा पूरा हमारा क्या, यू आई। यू आई कैसे निकलेगा, यू आई निकालने के लिए आपको डी आई निकालना पड़ेगा। चाहे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, और चाहे तो आप यहां से भाई एफ आई इंटू डी आई से निकाल लीजिए। तो एफ आई डी आई हमारा काम का नहीं, इसको हम लोग मिटाते हैं। कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो अभी मैंने आपको बताया था यच, सॉरी यहाँ पर फार्मूले में थोड़ा सा भी मिस्टेक लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सुधारते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, ये यहाँ पर यच भी रहता है। अब ये यच क्या है, यच है वर्ग सीमा। यच को हम लोग बोलते हैं वर्ग सीमा, वर्ग सीमा को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज, वर्ग की सीमा। वर्ग सीमा मतलब इनके बीच का, वर्ग अंतरालों के बीच का कितना अंतर है। अंतर अभी यहाँ 10 का है, तो एच का मान कितना माना जाएगा, एच का मान 10 माना जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, एच तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर यू आई कैसे निकलेगा। अब यू आई निकालने के लिए आपको बस एक ही स्टेप करना है, यू आई बराबर होता है डी आई बाई एच। क्योंकि आप यहाँ डी आई निकाल ही लिए हैं, बस आपको एच से भाग करना है। एच मतलब क्या है,
यच मतलब क्या है भाई, यच से भाग करेंगे, वर्ग सीमा से भाग करेंगे, इसे भाग कराइए क्योंकि यही हमारा डी आई है। डी आई 10 से भाग करेंगे 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 10 से भाग करेंगे माइनस का 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालना है। ये हमारा सिग्मा आ गया है, एफ आई इंटू यू आई भी आ गया है, एफ आई इंटू यू आई है। तो एफ आई इंटू यू आई हमें क्या करना है, इन सबको क्या करना है, सॉरी अभी जहां गुणा नहीं किया गया तो गुणा करिए। अभी तो यहाँ पर निकला क्या है हमारे पास में, सिर्फ यू आई निकला है। अब हमें एफ आई इंटू में यू आई निकालना है। एफ आई हमारे पास यहाँ है, यू आई यहाँ है, गुणा करें 2 दूनी माइनस का 4 होगा, यहाँ पर 3 का गुणा 1 में माइनस का 3 होगा, और यहाँ पर होगा 1 का गुणा 0 में, यानी 0 ही होगा, और 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 हो जाएगा। थोड़ा सा देखना ऊपर नीचे हो गया है। 5 का 2 में 5 दूनी 10। अब सबको जोड़िए यहाँ से प्लस माइनस करके, यहाँ सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा 10 और 4 14, 4 3 7, 7 माइनस का 7 होगा, और यहाँ प्लस का 14 है, घटेगा 7 आएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल 7 आ रहा है। हमारे पास सबका मान आ चुका है, अब सिर्फ रखने की बारी है, रख करके इसको हल करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फार्मूले पर रखते हैं। फार्मूला यहाँ लिखा है, वर्ग सीमा हमारे पास में 10 ही है, रखिए। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारे पास कितना है, ए तो हमारे पास वही रहेगा 35, प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान है 7, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 15 है, और गुणे में ये कितना है 10, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचेगा 2, डेसिमल ले जाओगे 3 छंग 18 यानी 4.6। ये समांतर माध्य जा रहा है, इसको जोड़ लोगे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39.6। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपको किसी भी वर्गीकृत आंकड़े को अगर आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। एक तो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि है, दूसरे बात कल्पित माध्य विधि है, तीसरा हमारे पग विचलन विधि है। सिर्फ यहाँ आप देखोगे तो फार्मूले में परिवर्तन होता है, फार्मूले में परिवर्तन होने के साथ साथ यहाँ पर आपको स्टेप वाइज ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने शुरू करने से पहले बताया कि यहाँ आप जितना अच्छे से स्टेप आपको क्लियर रहेगा उतना अच्छे से आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पर कैलकुलेशन नाम मात्र की रह गई है, इसीलिए जब आप पग विचलन का प्रयोग करते हैं तो आपको स्टेप तो भले बढ़ता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमने देखा, इस पूरे सांख्यिकी वाले चैप्टर में हमने समांतर माध्य का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस प्रश्न में क्या करना है। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको किसी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप यहाँ तक जाकर के किताब खोल करके आप सवाल लगाएं, आपको हर सवाल किसी भी तरीके से लगाएं आपको आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपका यहाँ पर जितने भी स्टेप हैं, स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ, आप इसे नोट कर लीजिए।